हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से ये वीडियो सेल सिग्नलिंग पाथवेज पर ही होगा और लेटर वीडियोस में हमें इंट्रोडक्शन अगर हम जान ले तो वो आगे पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन में बेसिक जो चीज़ें हैं सेल सिग्नलिंग में मोस्टली हम अपने GPCR में पढ़ेंगे इस जी प्रोटीन के बारे में, जिसके एक्टिवेशन से बाकी रिसेप्टर्स है और सेल्स भी एक्टिव हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं ये आपको इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज वी नो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिवर सेल्स और हार्ट सेल्स, और हमारे यूटेरस में हमारे जो मसल्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स में खासकर उनके डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली, और ये वो रिसेप्टर हैं जो कि और जगह लोकेशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि कोई भी लंग सेल का रिसेप्टर है वो आपको मसल सेल्स के रिसेप्टर में कोई भी हमारी सेम टू सेम नहीं दिखेंगी। उनकी फिजिकल फॉर्म भी अलग है, उनके जो फंक्शंस भी है वो भी अलग है, उनके सेल सिग्नलिंग पाथवेज भी अलग है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल से। कहीं बाहर से अगर हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है कि हमारी मसल सेल को ग्रोथ होना है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारी बॉडी है वो अपना सिग्नल है वो भेजेगी जी प्रोटीन में। जी प्रोटीन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट होता है। उसका काम यही है कि बाकी डिफरेंट टाइप के जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करे ताकि वो सिग्नल पहुंचाए डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स में। सबका काम एक रिसेप्टर को में भेजना नहीं होता है, सबका काम अलग अलग होता है और सब अलग अलग जगह अपने जो सिग्नल है वो अपने अपने अलग अलग रिसेप्टर्स में भेजेंगे। तो हमारा जो जी प्रोटीन है, जैसे मैंने बताया है, वो हाइड्रोफोबिक है और इनर साइड में प्रेजेंट है। तो उसके मेजर टाइप्स होते हैं GQ, GI एंड G स्टिमुलेट, GS। ये इनका काम है कि ये अपने सिग्नल्स को बाकी रिसेप्टर तक पहुंचाए। GQ के लिए है अल्फा 1 रिसेप्टर, GI के लिए है अल्फा 2 रिसेप्टर एंड GS ये तीनों बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। पहली बात है, जब जी प्रोटीन हमारा एक्टिवेट होता है तो वो GDP से बाइंड होता है। GDP एक इनएक्टिवेशन फॉर्म है। जब कोई सिग्नल आता है तो वो रिप्लेस हो जाता है GTP से। GTP आप समझ लीजिए, अगर कोई भी एक्टिवेशन की स्टेज है तो वो GTP से बाइंड हो जाएगा। जैसे ही वो GTP से बाइंड होता है तो हमारा जी प्रोटीन सिग्नल भेजता है GQ को, ताकि वो अपना अल्फा 1 रिसेप्टर है वो सिग्नल भेज सके। सिग्नल देने के बाद में इसका एक रोल है, ये एक अलग पाथवे है जिसको हम IP3 डैक पाथवे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि PIP3 का एक लिपिड फॉर्मेशन का मॉलिक्यूल है, वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। और अगर अल्फा 2 रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है तो वो इनहिबिट करेगा कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को, और बीटा 1 एंड बीटा 2 है ये स्टिमुलेट होते हैं जी प्रोटीन से। तो अगर ये एक्टिवेट होता है दैट मीन्स कि वो जो रिसेप्टर है वो कोई स्पेसिफिक सेल है डिमांड कर रहा है, इसलिए वो एक्टिवेट हुआ है। बीटा 2 से हमारी स्मूथ मसल सेल्स रिलैक्स होती हैं और बीटा 3 सेल्स के एक्टिवेशन से हमारा लाइपोलाइसिस होता है। लाइपोलाइसिस मीन्स लाइक कोई भी लिपिड ब्रेक डाउन हो रहा हो तो उस कंडीशन में वो रिसेप्टर ऑन एंड ऑफ होता रहता है। तो हमने देखा है कि ये जनरली अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर हैं, दोनों कहीं ना कहीं तरीके से इनहिबिशन का काम कर रहे हैं या फिर अपने आप को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। पर वहीं हम बीटा 1, 2 एंड 3 की बात करें तो वो कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रहे हैं। ये जनरली हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब कि हमारी कोई भी ब्लड वेसल है या फिर कोई भी स्मूथ मसल सेल है उनको टेंशन देने का काम करेगा, मतलब कि स्ट्रेस देने का काम करेगा। वही हमारी जो बीटा 1, 2, 3 है वो हमारा रिलैक्सेशन का काम करता है, मतलब बॉडी में जो भी हमारी वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करने का काम करेगा। ये तीनों रिसेप्टर मेनली इनका काम यही रहता है। आइए अब समझाती हूँ मैं कि ये हमारी मान लो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिपिड कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, मैंने ऐसे ही बना दिया। इसके इनर साइड में हमारा जी प्रोटीन रहता है और जिसमें
ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद डिफरेंट टाइप के जी प्रोटीन है उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। वैसे तो ये तीनों के तीनों इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे जब तक कोई सिग्नल नहीं रहेगा। अदरवाइज अगर इनको कोई सिग्नल मिलता है तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पेसिफिक सेल कंडीशन और सिचुएशन वो अपना मोड ऑन कर देते हैं। तो जब कोई लीगेंट आता है यहाँ पे तो वो एक टाइप का जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं अपना अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, वो 7 टाइम पास करता है हमारी मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसको बोलते हैं हम GPCR। इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये टाइप का रिसेप्टर होता है जो कि अल्फा हेलिकल की फॉर्म में होता है। अल्फा हेलिकल कब बनता है? जब अल्फा हेलिक्स बहुत ज़्यादा फोल्ड होता है, उसके बाद में टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, उसको अल्फा हेलिकल बोलते हैं। ये 7 टाइम पास होता है और इसका एन और सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल हमारा इनका एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है, सी टर्मिनल इनसाइड अंदर की तरफ होता है। वहीं एक और जी प्रोटीन जो कि हेट्रोट्राइमेरिक की फॉर्म में होता है, उसमें अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट होती है। जी प्रोटीन इन तीनों ही सब यूनिट से बनता है। तो ये एक टाइप का अमाइनो एसिड है जो हाइड्रोफोबिक कंडीशन में ज़्यादा होते हैं। दैट मीन उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोफोबिक जैसे कि लाइसिन, आइसोल्यूसिन, इस तरीके के अमाइनो एसिड है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तभी जाके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिनका लिपिड स्ट्रक्चर होता है ज़्यादातर मोस्टली, वो उससे जाके अटैच हो पाते हैं। ये मैंने छोटा सा बेसिक बताया है इसका। साथ ही साथ जो ये अल्फा 1 रिसेप्टर है ये एक तरीके के एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जिसको PLC कहते हैं। PLC की फुल फॉर्म होती है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी का वर्क यही होता है कि ये PIP3 के टाइप के लिपिड को 2 तरीके के कंपोनेंट में सेपरेट करता है और डिग्रेड करता है। डैक तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रह जाता है और IP3 है वो साइटोसोल में चला जाता है। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया है कि रिसेप्टर्स किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं, बाय विच टाइप ऑफ जी प्रोटीन। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स कितने टाइप के हैं, जैसे मैंने बताया अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने केमिकल मैसेंजर का जिसको बोलते हैं एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन, जिसको हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी बोलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक टाइप का नर्वस सिस्टम है जो कि एक्टिवेट होता है और उसको बोला जाता है फाइट और फ्लाइट सिस्टम। जब कोई स्ट्रेस कंडीशन, जब कोई हमारी टेंशन या फिर कोई भी पेन ऐसी सिचुएशन आती है, उसमें 2 तरीके के केमिकल मैसेंजर्स है वो रिलीज होते हैं बाय अवर नर्वस सिस्टम। इनमें से एड्रेनलिन है वो एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होता है, और नॉन एड्रेनलिन ये हमारा रिलीज होता है नर्वस सिस्टम की नर्व एंडिंग से। इनमें से ये दोनों डायरेक्टली सिर्फ नॉन एड्रेनलिन होता है, पर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसको कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारी कंडीशन में ये 2 सिचुएशंस है बहुत कॉमन है। जब हमारा एड्रेनलिन रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल तक पहुंचता है। वहाँ पर वो एज अ लीगेंड काम करता है, वहाँ पे उसको उसका सेल दिखता है, जो ये सेल हार्ट, लंग, ब्लड वेसल कहीं भी हो सकता है। उसमें ये इस टाइप का रिसेप्टर बोलते हैं एंडोजेनिक रिसेप्टर, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन। एंडोजेनिक रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है, और ये टाइप का रिसेप्टर है वो कहीं भी मतलब प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी जगह में, लोकेशन में ये टाइप के रिसेप्टर आपको मिल जाएंगे। इट्स अ मोस्ट कॉमन, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है उसको, होल बॉडी को एक साथ काम करना, वेरी क्विकली काम करना पड़ता है, इसलिए ये टाइप का रिसेप्टर जनरली हर जगह होता है, हर सेल में। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो पैनिक अटैक या फिर कुछ भी सिचुएशन में अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। उसके लिए बीटा 1 जिसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या करेगा, उसकी लोकेशन होती है हार्ट में, और इसका अफेक्ट होगा कि वो हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा और वो कॉन्ट्रैक्शंस को भी बढ़ा देगा। साथ ही साथ बीटा 2 है, बीटा 2 का काम ये है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और साथ ही साथ वो वैसोडाइलेशन भी करने लग जाएगा, स्मूथ मसल सेल्स है वो रिलैक्स होने लगेंगी। उसके अलावा
बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथिंग, फास्ट ब्रीथिंग, और हम बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस वाला फील करते हैं उस सिचुएशन में। तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारी एक स्ट्रेस कंडीशन में जो जो सिम्टम्स है वो इन्हीं रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से होते हैं। बीटा 3 का जनरली काम लाइपोलाइसिस का है, तो वो इतना एक्ट नहीं करेगा उस टाइम पे। बीटा 1 एंड बीटा 2 इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस सिचुएशंस पे उनका एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी भी है। साथ ही साथ हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर है, जो कि ब्लड वेसल्स पे उनकी जो लोकेशन रहती है वो प्रेजेंट रहते हैं उनके सेल्स, और ये वेसो कंस्ट्रिक्शंस भी करती हैं, जैसे कि हमारे बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाती है वेसल्स, हमारी ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो अल्फा 2 रिसेप्टर है, अल्फा 1 की हमने बात की, अल्फा 2 रिसेप्टर को हम रेगुलेटरी एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों रेगुलेटरी एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो लोकेशन है वो प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग में होती है। चलो मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। जो नॉन एपिनेफ्राइन होती है, नॉन एड्रेनलिन होता है, वो दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं। पहला तो है वो तब रिलीज करेंगे जब हमारा नर्व एंडिंग से, जब हमारी कोई स्ट्रेस कंडीशन है, उसके बाद वो टारगेट ऑर्गन में जाके वहाँ के सेल के रिसेप्टर को ऑन करते हैं। दूसरा ये है कि वो अपनी ही जगह में जो सेल प्रेजेंट है उसको वो फॉस्फोराइलेट करके, मतलब उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। क्योंकि जब हमारी कंडीशन में जब हमारा एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाए तो उस कंडीशन में, और उस कंडीशन में उसको ऑफ करना होगा उसको, कि लाइक हाँ सिचुएशन हैज़ बिन डन नाउ, अब सब खत्म हो गया है, तो उस कंडीशन में वो अपने आप को प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं नर्व एंडिंग में, वहाँ पे जाके वो सेल को ऑटोक्राइन के सेल सिग्नलिंग पाथवे के वजह से उसको सिग्नल देंगे कि प्लीज स्टॉप द कैल्शियम इन्फ्लक्स पाथवे नाउ। क्योंकि हमारा पोस्ट सिनेप्टिक के बाद में जब ऑर्गन रिसेप्टर ऑन होता है तो कैल्शियम इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसी में ही बहुत सारी कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, जैसे कि हमारा हैवी ब्रीथिंग, हमें बहुत सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, और उसके बाद फिर जो ये प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर अपने आप को इनहिबिट करते हैं, उसको फीडबैक रेगुलेशन कहते हैं, जिसमें वो अपने आप के ही फंक्शन को स्टॉप करना चाहता है, अब उसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। और ये इधर अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसी के नर्व एंडिंग में, क्योंकि उनको अपना काम है वो फिनिश हो गया है, अब अपनी एंडिंग को वो स्टॉप करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको ऑफ कर देंगे। और कह सकते हैं कि उनके जो रेगुलेशंस है नॉरएपिनेफ्राइन के, उसको कम कर देंगे, जिससे क्या होता है कि हमारे कैल्शियम एंट्री है अब वो नर्व एंडिंग में बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ कैल्शियम जो प्रोडक्शन है, इन्फ्लक्स है, वो भी कम हो जाता है, और इससे क्या होता है कि हमारा सिचुएशन है वो हमारी जो कंट्रोल में रहती है। तो इसके लिए कौन सा टाइप ऑफ जी प्रोटीन है जो एसोसिएट रहेगा अल्फा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर के लिए? जीआई प्रोटीन। जीआई हमेशा इनिबिशन का काम करता है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जीआई प्रोटीन विल एक्टिवेट एंड देन अल्फा 2 रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड लाइक इफ द सिचुएशन इज इन कंट्रोल, देन बिकॉज ऑफ फीडबैक इनहिबिशन सो इट गेट रिड्यूस द कैल्शियम चैनल्स और इन्फ्लक्स। जिससे क्या होगा कि हमारे जो रिसेप्टर है वो अब आउट ऑफ रेगुलेशन और आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगा। थोड़ा हम जान लेते हैं अल्फा 1 का काम क्या होता है। अल्फा 1 का काम रहेगा हाई बीपी एंड स्वेलिंग, लाइक स्वेटिंग रहेगा, और हाई बीपी जो ब्लड प्रेशर वो हाई जाता है बिकॉज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन। अल्फा 2 का काम है कि फीडबैक करेगा, इनहिबिशन, जैसे मैंने बताया था, अपने ही फंक्शन को स्टॉप करेगा। बीटा 1 का काम ये रहता है कि वो फास्ट कर देता है हार्ट बीट्स, एंड द फोर्थ वन इज रैपिड ब्रीथिंग, ये बीटा 2 रिसेप्टर। तो इनका पैनिक अटैक से बहुत बड़ा रोल है कोई भी स्ट्रेस कंडीशन, तो ये रिसेप्टर है रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा जीपीसीआर का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड शेयर करें हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।